अब देखो, तो अब इसमें क्या चीज़ है कि एंटनी लॉरेंट लेवॉइजर ही गेव दिस लॉ, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इन्होंने बोला इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभी अंडरस्टैंडिंग। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा N2 प्लस H2 गिव्स मी व्हाट NH3। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ कि N का वजन कितना है 14, H का कितना है 1, तो 14 प्लस 1 टाइम्स 3, तो आंसर कितना आ गया 17। इसका कितना 14 टाइम्स 2 28 ग्राम्स, इसका कितना आ गया 1 टाइम्स 2 2 ग्राम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाट डू यू थिंक वी हैव? सो वी विल हैव 28 ग्राम्स ये और वी विल हैव 2 ग्राम्स ये, और ये कितना 17 ग्राम्स। अब आप इस हिसाब से देखो तो यहाँ नाइट्रोजन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, और रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है ना। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के आइटम्स कितने 2, हाइड्रोजन के आइटम्स कितने 2, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन का आइटम है 1, हाइड्रोजन का आइटम है 3। तो नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस्ड ही नहीं है, समझ में आ रही है? इधर 2 एटम, इधर 1 एटम, इधर 2 एटम, इधर 3 एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड, यस और नो। और अगर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है तो ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है। तो जब इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, मुझे बताओ, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अनबैलेंस्ड है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, इसका वजन नापो, 28 प्लस 2 कितना आ गया 30 ग्राम्स, इसका वजन कितना आ गया 17 ग्राम्स। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ नहीं? सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब ये मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अनबैलेंस्ड इक्वेशन पे नहीं लगता। कंसेप्ट क्लियर है? तो दैट इज वन थिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल हैव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। गॉट द पॉइंट? फंडा समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखो। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या आता है? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? तो दिस इज मास ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट नॉट इक्वल। अच्छा, कहाँ ये इक्वेशन और बैलेंस नहीं होती? जो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is not applicable where it is not applicable on the nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन मान लो स्पेस में हुआ, जैसे आपने कभी सुना होगा कि कोई मीटियोराइट गिर गया अर्थ की तरफ, तो मुझे बताओ क्या वो पूरा मीटियोराइट अर्थ पे जब आता है तो क्या मान लो 10 किलो का मीटियोराइट है, अब वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो जब अर्थ पे गिरेगा ना तो शायद वो 9.5 किलो का ही मिले। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट उसका जल जाता है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब वो इतनी हाई स्पीड से नीचे गिर रहा है, सो ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या कर रहा है? इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट। और लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तो मास हमारा डिस्ट्रॉय हो गया एनर्जी में। तो ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस कौन से होते हैं? उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। एंड व्हेन मास इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यू एनर्जी और लाइट एनर्जी, देन व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स? मुझे बताओ कि मैम 10 किलो का वजन 9.5 किलो का रह गया, तो 0.5 किलो कहाँ गया? तो लाइट का तो कोई मास नहीं है, तो यहाँ तो मास डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि दोज रिएक्शंस, और ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जहाँ पर मास लाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, वहाँ पे हम कह रहे हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एप्लीकेबल नहीं होता। समझ में आ गई बात? ठीक है। एंड इट इज़ एप्लीकेबल ओनली वेयर इन द क्लोज्ड सिस्टम। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर मान के देखो मैंने रिएक्शन कराया N2 + H2 गिव्स मी NH3, और मैंने मान लो इक्वेशन भी बैलेंस कर दी, तो नहीं, मैंने मान लो इक्वेशन बैलेंस कर दी, तो N2 + 3H2 मैंने इक्वेशन बैलेंस कर दी, तो क्या होगा कि मान लो ओपन कंटेनर है तो अमोनिया उड़ जाएगी। और अगर अमोनिया उड़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बताओ कि अगर अमोनिया उड़ गई दैट मीन्स कि वी विल हैव N2 + 3H2। तो यहाँ पे होगा क्या? होगा ये कि N2 + 3H2 है और उड़ गया, तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो हम क्लोज कंटेनर्स के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। सोचो बंद होता डब्बा तो नहीं उड़ता। समझ में आया? एक क्वेश्चन इसमें और क्या आता है कि मान लो हमने 10 किलो पेपर जलाया, तो जब हम किसी भी चीज़ के पेपर को जलाते हैं तो पेपर को जलाएंगे तो कंबशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें CO2 बना, मान लो 5 किलो मेरी ऑक्सीजन लग गई, CO2 बना प्लस वाटर बना, साथ में हीट एंड लाइट बना, यस और नो?
हीट एंड लाइट बन गया। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास 10 किलो पेपर जला, 5 किलो इधर, कितना हो गया 15 किलो। तो इधर का प्रोडक्ट भी 15 किलो होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे और साथ में क्या मिल रही है, एशेज़ मिल रही हैं। एशेज़ मिल गई मेरे को 8 किलो। तो हम कह रहे हैं जी बचा कुछ सामान कहाँ है, तो हमने कहा बचा कुछ सामान गैशियस था। तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो नहीं हुआ, बट इन रियलिटी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो हुआ। समझ में आ गई? तो क्यों हुआ? क्योंकि जो रिमेनिंग मास था जो इक्वलाइज कर रहा था वो CO2 और वाटर से हो रहा था। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ। सो विल हैव CO2 एंड प्लस वी विल ऑल्सो हैव वाटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? सो विल हैव 10 kg का कंसेप्ट ये वाला आ गया। यस और नो? अब देखो फिर हमारे पास आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, व्हाट डज दिस लॉ सेज? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जो भी दो एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय mass to form a compound, to form a compound. बात समझ में आ गई? So the elements will combine in a fixed ratio by mass to form a compound. Are we understanding? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास CO2 है, तो CO2 में कार्बन भी जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो एक तो होता है रेशियो बाय नंबर। रेशियो बाय नंबर इज नॉट यूनिक। ठीक है, रेशियो बाय नंबर इज नॉट यूनिक। नॉट यूनिक का मतलब क्या हुआ? रेशियो बाय नंबर इज नॉट यूनिक का मतलब ये हुआ कि मैम कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 1:2। तो ऐसा तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो उसमें सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो भी कितना आ गया 1:2। सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, है ना। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि NO2, तो नाइट्रोजन का भी रेशियो बाय नंबर कितना आ गया 1:2। तो नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। तो ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे को रेशियो बाय मास निकालना है, रेशियो बाय मास, तो रेशियो बाय मास इज यूनिक। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो अगर रेशियो बाय मास इज यूनिक तो कार्बन का वजन कितना आ रहा है मुझे बताओ। कार्बन का वजन आ रहा है 12 ग्राम और एक ऑक्सीजन का वजन 16, 16 तो नहीं 32, तो ये आ जाएगा 32 ग्राम्स। तो ग्राम से ग्राम्स गया और 6 2 3 2 6 जा, 2 16 जा, 2 3 जा और 2 8 जा, तो रेशियो कितना आ गया 3:8। सो रेशियो ऑफ मासेस of carbon and oxygen is 3:8. Are we understanding my point? तो अगर ये रेशियो 3:8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है मुझे बताओ कि मैम इसका मतलब ये कि मिनिमम से मिनिमम 3 ग्राम कार्बन पूरी तरह से 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और CO2 बना लेगा, और मतलब एक भी नहीं बचेगा, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। समझ में आया? और जैसे मैंने बोला H2O का रेशियो बताओ, तो H/2O का रेशियो कितना आएगा मुझे बताओ। H का रेशियो कितना है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है अब H के 2 एटम्स है तो ये बन गए 2 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम चला गया, सो 2, तो ये कितना आ गया 1:8। तो यहाँ से H/2O का रेशियो कितना आ जाएगा 1:8। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो दिस इज रेशियो बाय नंबर में ऑक्सीजन के साथ ही होता है। रेशियो बाय नंबर जो होता है वो किसी के साथ भी निकाल सकते हो। ये रेशियो बाय मास है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का मास लिया है, एक ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम, तो यहाँ मास लिया है। अब आप देखो 1:8 का जो ये रेशियो है H/2O का, दिस रेशियो रिमेन्स फिक्स्ड। तो इसका मतलब नेचर में किसी भी टाइप का पानी आ जाए, इट इज़ वेदर रिवर वाटर, रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, एनी काइंड ऑफ वाटर इफ वी हैव, so this water H/2O ratio remains 1:8, it remains same. Are we understanding? Got the point? तो ये हमारा रेशियो बाय मास है। Got the point? नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, फिर एक इसमें टॉपिक आता है विच इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कैसे होता है? एटॉमिसिटी जैसे मैंने बोला, इट इज़ कॉल्ड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दी मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल। तो जैसे मैंने बोला O2, इसमें कितने एटम्स है 2, तो इसकी एटॉमिसिटी है 2, तो इसको बोलेंगे इट इज़ डाई एटॉमिक। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैंने बोला O3 तो उसमें कितने एटम्स है 3। मैंने बोला P4 तो उसमें कितने एटम्स है 4, तो ये मेरा क्या है ट्राई एटॉमिक। ये मेरा कैसा है टेट्रा एटॉमिक। कैसा नो? अगर मैंने बोला CH4 तो उसमें कितने 4 एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम, तो कितना हो गया 5।
So what is this? This is pentaatomic. Are we understanding? ऐसा तो आपको सिंपल, जैसे मैं बोलती हूँ C12 H22 O11, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 12 + 22 + 11, तो दिस इज 33, 44, 45. द एटॉमिसिटी हियर इज 45. आर वी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? कंसेप्ट क्लियर है? तो ये वाला पार्ट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि दिस इज द एटॉमिसिटी. गॉट द पॉइंट? सो दिस इज वन पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास में एटॉमिसिटी आ गया, दोनों लॉज आ गए. हु गिव लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ लुइस प्राउस्ट. ऑलराइट, जोसेफ लुइस प्राउस्ट गिव दिस लॉ, और उन्होंने हमको बोला था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने बोला मुझे H2SO4 का रेशियो बाय मास निकाल के दिखाओ जी. तो कैसे निकाल के दिखाएंगे H2SO4 का रेशियो बाय मास? हमने कहा H का मास है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो H का कितना है? 2 ग्राम है. सल्फर का कितना है? 16 ग्राम है. ऑक्सीजन का कितना है? 16 4 64 ग्राम्स. So my point here is that this is 16 grams and what is this? This is 64 grams. So this is 16 grams and this is 64 grams. तो ग्राम से ग्राम चला गया. रेशियो निकालो तो 1:8:32. क्योंकि तीनों में कॉमन था तो मैं कैंसिल कर पाई. नहीं तो नहीं हो पाता. अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने HNO3 बोला, हाँ, तो H का मास N का मास ऑक्सीजन का मास. H का तो एक ही आटम है तो 1 ग्राम, N का भी एक ही आटम है तो 14 ग्राम्स, O का कितना होता है? 16 से 48, तो ग्राम से ग्राम चला गया. अब कितना आ जाएगा? 1:14:48. 1:7:24. हाँ, तो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1:14:48 ये हमारा रेशियो बाय मास आ जाएगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज दिस? दिस इज माय रेशियो बाय मास. और इसमें मुझे तीनों में कुछ कॉमन नहीं निकला, तो हम ये नहीं करेंगे कि मैम हमने तो 14 और 48 को काट दिया. नहीं, ये सबसे गलत चीज़ रहेगी. ये सबसे गलत चीज़ रहेगी. इज दिस क्लियर? गांगुली सर किधर होंगे? ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर. इज इट क्लियर? फंडा समझ में आ गया? ठीक है. सो दिस इज अ पॉइंट. सो वी हैव दिस, राइट. फिर एक इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था. हैव आई डन मोल कंसेप्ट विद यू गाइस? स्टार्ट कर दिया था मैं लास्ट क्लास में. आप थे उस क्लास में? सैटरडे को. मोल कंसेप्ट में तो थे आप? यस मैम. वो तो थे, डन किया था. तो मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था इस क्लास में. फिर मैंने इसमें लॉज वो करा दी थे, मॉडल्स करा दिए थे. आर यू अवेयर ऑफ द मॉडल्स?